आज मैं किसी मुद्दे पर बात नहीं करने जा रहा हूं। आज मैं किसी विषय का विश्लेषण नहीं करने जा रहा हूं। आज मैं अपने दिल की बात आपसे करना चाहता हूं। मैं हमेशा से यह चाहता था कि आप सवाल करना सीखिए। मैं उस दौर में खड़ा रहा जब पूरा देश एक तरफ नफरत की आंधी में बढ़ रहा था, तबाही मचा रहा था। अगर कोई बंदा ट्वीट भी कर देता था तो उसे जेल हो जाती थी। उस दौर में भी मैं डंके की चोट पर लड़ा, सरकारों से सवाल पूछे, आपके मुद्दों को उनके सामने रखा और कोशिश किया कि उसके लिए आपको न्याय मिल सके। जहां मुझे लगा गलत हुआ, उस देश के कोने में मैं गया और वहां पर जाकर लात मारी, सरकारों के छाती पे चढ़कर सवाल पूछे। मैं ये चाहता था कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस देश के अंदर ऐसे पैदा हो जो निडरता के साथ सरकारों से सवाल पूछे। क्या मेरा परिवार नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है या मेरे बच्चे नहीं हैं? क्या मुझे डर नहीं लगता? फिर भी मैं खड़ा रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आने वाले भविष्य में जो चीजें नफरत की हवा मैं झेल रहा हूं, मेरा देश झेल रहा है, मेरे बच्चों को वो मिले। मैंने ये लड़ाई इसलिए शुरू की थी कि ताकि मेरे बच्चों को ये सब न झेलना पड़े, उन्हें हिंदू मुसलमान क्या होता है न पता चले। अगर इस नफरत की आंधी को आज नहीं रोका गया तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। मैं वो एक सेल्फिश पिता था जो अपनी लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ता रहा। क्या आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि आप सरकार से सवाल पूछ सको? सरकार छोड़ दो यार, जिसके लिए आप काम करते हो कम से कम अपने मालिक से तो सवाल पूछो। कल देश के अंदर दो बड़ी घटनाएं होती हैं। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता एक आजम खान नाम का एक बड़ा सा आधार स्तंभ समाजवादी पार्टी को पैदा कर इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता हासिल कर सके। आजम खान ने उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों का वो रहनुमा बने, वो चेहरा बने, जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का अस्तित्व है। लेकिन जब यही आजम खान के ऊपर तकलीफें आती हैं तो अखिलेश यादव या तमाम समाजवादी पार्टी के नेता चुप क्यों हो जाते हैं? चलिए, मैं समझता हूं कि सबके करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब हैं, जिसकी नस भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो खुद से नहीं बोलेंगे। लेकिन आप तो उन्हें वोट देते हैं ना। एक मुसलमान से मैं पूछना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देता है, क्या आपने आजम खान के विषय में अखिलेश यादव से कभी सवाल पूछा? डरते हैं कि शायद वो हमें डांट देंगे। अरे वो मालिक नहीं है, मालिक वो मतदाता है जो वोट देकर इन्हें नेता बनाता है। जब आपके रहनुमा, आपके नेता के ऊपर प्रॉब्लम आती है, उनके ऊपर प्रताड़नाएं दी जाती है, वो बंदा वीडियो बनाकर ये कह रहा है कि दुआएं जारी रखिए, जुल्म जारी है। आज उस आजम खान को क्या महसूस होगा कि जिसने पूरी जिंदगी अपनी उस मुसलमानों के पीछे लगा दी, इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें सम्मान से जीना सिखाया, वो समानता का अधिकार दिलाया, आज वही अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। एक ट्विटर पे ट्वीट कर देने से क्या हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के उस मुसलमान भाइयों से जो चाप के समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, मेरी बात बताओ यार, एक क्या आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आजम खान के लिए आप अखिलेश यादव से सवाल करो कि यार क्यों नहीं खड़े हो रहे हो आप? अगर अखिलेश यादव दिल से चाह लेते तो आजम खान को इतनी यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजम खान ने पूरी जिंदगी बिता दी, इस उम्मीद में कि कल को मुझ पर कोई संकट आएगा तो ये मेरे साथ होंगे। लेकिन इसके उलट समाजवादी पार्टी उन्हें क्या दे रही है? जिल्लत की जिंदगी। भारतीय जनता पार्टी के वार हो रहे हैं उसके ऊपर, उसको बचाने के लिए, बचाना तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोच तक नहीं रहे हैं। सिर्फ एक ट्वीट कर देने से पूरी खाना पूर्ति हो जाती है। महाराष्ट्र में आइए, जब हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी यहां बैठा करते थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई, एक पुलिस की नोटिस भी जाती थी, पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता था। बाला साहब ठाकरे सम्माननीय बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन उस पार्टी के अंदर अगर किसी नेता के ऊपर कार्रवाई होती थी तो पूरा महाराष्ट्र जलता था, सड़कों पर सन्नाटे होते थे। अगर किसी बस ने हिम्मत की तो वो जल जाते थे। ये रुतबा होता है अपने पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को बचाने के लिए उस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, अगर आजम खान के ऊपर इतनी कार्रवाई होती तो क्या समाजवादी पार्टी का कोई भी संगठन, कोई भी नेता, चाहे छोटा हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्या सड़कों पर उतरकर आजम खान के साथ खड़ा हुआ? मैं इंतजार करता रहा कि शायद अब होगा, अब होगा, अब होगा। 100 FIR एक साथ आजम खान के ऊपर लादी गई, कोई नहीं बोला। अखिलेश यादव जी चुप। जब उनके ऊपर जेल किया गया तो कोई नहीं बोला, अखिलेश यादव जी फिर चुप। जब उनको पत्नी को घसीटकर अदालत में खींचा गया तो लेकर अखिलेश यादव चुप। जब उनको बेटे को जेल में डाला गया तब आजम खान को लेकर अखिलेश यादव चुप। विधायकी छीनी गई, IT के रेड हुए, कब बोलेंगे अखिलेश यादव? और कब सड़क पे उतर के उनके लिए आंदोलन करेंगे? सिर्फ मीडिया में आके बाइट दे देना कि नहीं, मैं आजम खान के ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ बोलता हूं। किस चीज का डर है? क्या होगा ज्यादा ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी के राज में इतने सारे लोग जेल में हैं, अगर आप भी चले जाएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको जेल जाने से, कार्रवाई होने से डर लग रहा है, इसके लिए अपने नेताओं को आप बलि का बकरा बना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बात छोड़ दीजिए, नूह मेवात का ले लीजिए, सब पार्टियां एक ही जैसी हैं।
कांग्रेस हो, अभी न्यू मेमात में जो हुआ दंगे हुए उसको लेकर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक ममन खान ने लाके खुलेआम बोल लेकर, आज जब ममन खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या किसी मुसलमान ने, जो कि न्यू मेवात का हो या चाहे पूरे देश का हो, उसने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या आप ममन खान के साथ खड़े होंगे, कि क्या उनकी पार्टी ममन खान के साथ खड़ी होगी? कोई कुत्ता नहीं दिखाई दिया। मुसलमान का वोट चाहिए, जब चुनाव नजदीक होगा तो टोपी पहन के जाकर इफ्तारी करेंगे, मस्जिदों में जाके चादरें चढ़ाएंगे, नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही चुनाव बीत गया, रिजल्ट आ गया तो 5 साल मुसलमान मरता रहे, हमें क्या दिक्कत है? ये जो अपने लोगों के साथ पार्टियां नहीं खड़ी होती हैं, यही आपको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ताकत देती है, हिम्मत देती है ऐसी कार्रवाई करने के लिए। और खासतौर पर मुसलमानों के बारे में तो उन्हें पता है कि कोई भी पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही ये खड़ी होगी ये इन्हें हिंदू विरोधी बता देंगे। अरे होगा चुनाव, देखेंगे ना, हम जनता संभालेंगे आपको, पहले आप हिम्मत करके खड़े तो होइए। किसने कहा है आपको कि आजम खान का साथ छोड़ देंगे तो आपका हिंदू वोट नहीं देगा? ममन खान इकलौता ऐसा वहां का विधायक है जो डंकी की चोट पर मुसलमानों की बात रखता है, मेवात के अंदर रखता है। लेकिन जब इस ममन खान के ऊपर प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, उस पर कार्रवाइयां होती है, तानाशाही की जाती है, तो यही कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है। आखिर वो कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले मेवात के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, किस चीज का डर है यार? मैं जानता हूं कि आप फिर मुझसे पूछेंगे कि विनय भाई अगर कांग्रेस को वोट नहीं दे, समाजवादी को वोट नहीं दे तो किसको वोट दे? अरे मैं खुद नोटा को वोट देता हूं, मुझे सब साले चोर दिखते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि किसको वोट देना है? मैं जाता हूं मतदान केंद्र में, नोटा दबा के आता हूं, हर साल दबाता हूं, इस गुस्से में दबाता हूं कि साला सबके सब चोर है, किसी को वोट देने लायक नहीं है। जीतने के बाद सब आके चोरी करेंगे, लेकिन सवाल पूछता हूं, डरता नहीं हूं। नोटा दबाने के बाद भी सवाल डंके की चोट पे पूछता हूं, मेरे बारे में नहीं है, किसी के भी बारे में हो, जहां गलत होता है वहां लात मारता हूं, डरता नहीं हूं। जब इतना सब होके 50 से ऊपर केसेस चल रहे हैं, हर जगह तारीखों पे जाना पड़ता है, पुलिस FIR होती है, गिरफ्तारी होती है, जेल जाता हूं, बाहर आपको तो पता भी नहीं चलता है। ये सारी पिछले 4 साल से झेलने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं टूट रही है। लेकिन मैं जब देखता हूं उमर खालिद आज भी जेल है, कोई अरविंद केजरीवाल, कोई समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, कोई राहुल गांधी उसके बारे में बात नहीं करता। वोट उमर खालिद के कम्युनिटी का सबको चाहिए, लेकिन उमर खालिद के बारे में बोलेंगे तो बाप रे बाप आतंकवादी हो जाएंगे। किस चीज का डर है? वैसे भी वो कौन सा हिंदू है जो आपको वोट देता है? आज अगर आप इंडिया अलायंस की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उसके बाद राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सब बैठते हैं, उसका सबसे बड़ा वोटर मुसलमान ही है। लेकिन जब मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, उसकी बेटियों के हिजाब सड़कों पर खींच लिए जाते हैं, तो कोई भोसड़ी वाला आवाज नहीं उठाता, किसी के मुंह से चू नहीं निकलती। और यही जब वोट लेना होता है तो गली गली जाके वो टोपी पहन लेंगे, वो वोट लेंगे और नमाज पढ़ने लगेंगे, चादर भिजवाने लग जाएंगे। ये इसलिए होता है कि उनको पता है कि जो मेरे को वोट देता है वो जाएगा कहां पर। मैं आप तमाम लोगों से बोलता हूं कि यार राजनीति होती रहेगी, आती जाती रहेगी, लेकिन कम से कम अपने आत्मसम्मान को मत बेचिए। आप वोट देते हैं, आप मालिक हैं, वो वोट लेते हैं, वो मालिक नहीं है। सवाल पूछिए, जब भी आपके ऊपर अत्याचार हो तो पूछिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि क्यों चुप बैठे हैं, सड़कों पे उतरिए। आंदोलन करने का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। अहिंसात्मक तरीके से कानूनी परमिशन लेकर क्यों नहीं सड़क पे बैठा जाता, आंदोलन किया जाता, आमरण अनशन किया जाता कि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। किस चीज का डर है कि धूप लग जाएगा, रंग काला हो जाएगा? अरे यार, संघर्ष के बिना सत्ता हासिल नहीं होती है। आज समाजवादी पार्टी कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन जब तक वो सड़क पर उतरकर लाठी नहीं खाएगा, सत्ता तो दूर की बात है, वो सम्मानजनक आंकड़ा भी नहीं पहुंच सकता, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। आप सोचेंगे मैं एसी में बैठ जाऊं, हमारे कार्यकर्ता को लड़ाऊं, वो क्या फ्री में आते हैं? उनका जिंदगी नहीं है। आपके लिए वो जाके आंदोलन करते हैं, पुलिस उस पर FIR करती है, जेल जाते हैं, कोई कुत्ता देखने नहीं जाता वहां पर कि जेल में उसके हालात क्या है। जमानत तो बहुत दूर की बात है। वो वहां पर जेल के बाहर, दरवाजे पे, पुलिस स्टेशन के बाहर, अदालत के बाहर अगर कोई खड़ा मिलता है तो सिर्फ उस जेल जाने वाले कार्यकर्ता के माँ बाप, भाई बहन ही दिखाई देते हैं। सिर्फ 2 दिन तक, जब तक वो मामला चर्चा में है, तभी तक जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांटेक्ट में रहते हैं। उसके बाद मरने तो हमें क्या है। ये बैठेंगे आराम से अपने कार्यालयों में, एसी में बैठ के बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, और मरे कार्यकर्ता वोट देने आप जाएंगे और आप पे लाठी चले तो आप पूछ भी नहीं सकते कि भैया बचाओगे कि अपना वहां पे मशरूम रोटी ही खाओगे। बचपन में मैंने एक कहावत मेरे बुजुर्गों से सुनी थी कि कम से कम वो दुश्मन ज्यादा सम्मानजनक है जो सामने से कहे कि दुश्मन है। अपने साथ में चलकर अपने आप से गद्दारी करने वाला कम से कम वो दोस्त उससे बड़ा अपमानजनक और गद्दार नहीं मिलेगा जो आपके साथ खड़ा होकर आपके मुसीबत में साथ न दे। भारतीय जनता पार्टी सामने डंके की चोट पे कहती है कि भाई हम मुसलमानों का नहीं कुछ भला करेंगे, हम उनकी ऐसी तैसी कर देंगे, बुलडोजर चलाएंगे, उनको जेलों में डालेंगे। कम से कम वो सम्मानजनक है, सामने से बोलता है। लेकिन आपके साथ आपका हाथ पकड़ के बोलेंगे नहीं मैं आपके साथ हूं, आपके हर सुख दुख में खड़ा हूं, और जैसे दुख आएगा सबसे पहले यही भागेंगे। क्यों भागेंगे भाई साहब? वोट आप लेने आएंगे, भीख आप मांगने आएंगे, तलवे आप चाटेंगे, और जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो 5 साल ये मार खाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं उस देश के तमाम लोगों से, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करें, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करें, अगर आप किसी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं तो उसके नेताओं से सवाल पूछना सीखिए।
अगर नहीं पूछेंगे तो आने वाली आपकी जो जन्मे हैं, आपकी जो पुश्ते हैं, आपके जो भविष्य है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कटोरा लेकर भीख मांगेगा। जिस तरह से आप गुलाम हैं आज किसी पार्टी के किसी नेता, अरे क्या उखाड़ लेगा कोई नेता? एक सवाल पूछने से क्या होगा? पार्टी छुड़वा दिया जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे? आपसे भीख मंगवाकर आपके पैसे खर्चा करवाकर बैनर लगवाएंगे, आपके पैसे खर्चे करवाकर बड़े बड़े आयोजन करेंगे, आपके पैसे खर्चा कर उनको आप अपने घर बुला के बादाम काजू और चुहाड़ा खिलाएंगे, और जब आप जेल चले जाएंगे तो कोई कुत्ता नहीं पहचानेंगे। ये राजनीति नहीं चलनी चाहिए इस देश के अंदर। डंके की चोट पर सवाल पूछिए, मुकदमे लादे जाएंगे तो भी चलेगा, पूछिए। अगर नहीं पूछेंगे ना तो कल को आपके बच्चे बोलेंगे कि तुमसे बड़ा ना दल्ला और गुलाम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल, एक निवेदन आप तमाम लोगों से करना चाहता हूं। हिम्मत करिए, सवाल पूछना सीखिए। कुछ नहीं होता, किसी नेता कोई कार्यकर्ता का घर नहीं चलाता, किसी नेता की वजह से किसी भोसड़ी वाले कार्यकर्ता का घर नहीं चलता। उसके घर में चूल्हा जलता है तो अपनी मेहनत से। कोई नेता भोसड़ी वाला 1 रुपया नहीं रखता हाथ में, ना जमानत कराता है ना कुछ, सिर्फ भौकाल, टीवी पे आके सिर्फ ड्रामाबाजी और एक स्टेटमेंट देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त। ये नेता अगर आपके साथ है, अगर आप उसके फॉलोअर हैं, उसको मानने वाले हैं, तो आज का आज उसको बंद कर दीजिए। ये सारे सब के सब केवल दल्ले हैं, अपना सिर्फ काम बनाना जानते हैं। उसके बाद आप मरते हैं तो मरे। आपकी बेटियों का हिजाब खींचा जाता है तो खिंचाए, इनकी बेटी तो घर में एसी में बैठ के वीडियो गेम खेल रही है, पबजी खेल रही है, इनको क्या फर्क पड़ता है? एसपीजी सुरक्षा है, 50 तो बाउंसर गनर लगे हुए, इनकी बेटी सुरक्षित है। और आपकी बेटी का हिजाब खींचा जाए तो चुप, एक ट्वीट मार दिया जाएगा कि भाई हमें बहुत दुख हुआ, बस हो गई जिम्मेदारी खत्म। और आप बढ़ बढ़ के लाइन लगा लगा के अपना पैसा खर्चा करके अपना पेट्रोल जला के इनके लिए वोट की भीख मांगते बोलेंगे गली गली। वो जानते हैं कि जाएगा कहाँ साला। मैं आज भी कहता हूं, अपने आत्मसम्मान को ना बेचिए मत। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई नेता नहीं आता किसी के लिए। आज की डेट में एक अंग्रेजी फ्रेज है, एक अंग्रेजी कहावत है, नथिंग इज फ्री। अगर कोई आपको सहानुभूति का हाथ दे रहा है ना तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मतलब है। समझिए, उठिए, लड़िए, आवाज उठाना सीखिए, सवाल पूछना सीखिए। मरना सबको है यार, और कितना पैसा दल्लेबाजी कर लीजिए, कौन ले जाएगा? क्या आप धीरूभाई अंबानी से ज्यादा पैसा कमा लेंगे ये तलवा चाट के और अड़ुआ सहला के? वो बंदा भारत का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन जब मरा तो कफन भी अपने पैसे का नहीं ले जा पाया, किसी ने लाकर कफन उड़ाया, तब जाके उसका अंतिम संस्कार हुआ। देश का सबसे लाखों अरबोपति आदमी, जब वो अपने साथ एक रुपल्ली नहीं ले जा सका तो तुम कौन से साले भ्रम में जी रहे हो बे? जियो, अपने लिए जियो, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जियो। और उसको करने के लिए केवल एक चीज करनी पड़ेगी आपको, हिम्मत, सवाल पूछने की। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके अंदर गैरत बची होगी, थोड़ा सा भी आत्मसम्मान बचा होगा, तो बैठकर सोचिएगा कि दल्लेबाजी और अड़ुए सहलाने से लाख गुना अच्छा है बागी बनकर सवाल पूछिए, क्योंकि आपके अंदर का इंसान आज भी जिंदा होना चाहिए। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।